हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट जेड टू जेड है, जहाँ जेड क्या होता है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इधर है ना। ये सब होते हैं क्या? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। सभी पूर्णांकों का समुच्चय यही है, यानी कि हम यही सब रखकर चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ किसमें मैपिंग हो रहा है? मैपिंग हो रहा है जेड टू जेड में। चेक क्या करना है? इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, मतलब एक एक चेक करना है और आच्छादित चेक करना। ठीक है, अब देखिए जेड टू जेड मैपिंग कराना है, तो देखिए हम जेड टू जेड ही लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेट ले लिए, यहाँ पर एक सेट और ले लिए, ये मैपिंग हो रहा है ना, जेड टू जेड में, जहाँ जेड क्या जान लो ना, सभी पूर्णांकों का समुच्चय है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पर बहुत सी संख्या ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, लेकिन हम पहले क्या लेकर चल रहे हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इधर ध्यान दो ना, निगेटिव पॉजिटिव ऊपर तक ऐसे होता है कि नहीं है? ऐसे ही इसमें भी लिख सकते हैं 0 है ना, फिर 1, 2 इधर लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हो 1, 2, 3, ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इधर एंड सो ऑन, इधर। दोनों जेड के लिए है। अभी देखना हम मिटा कर लिखेंगे आपकी बात, ठीक है, समझ लेना। तो अब क्या करते हैं? अब हम मैपिंग करेंगे। कैसे, किसको किससे जोड़े? ये फलन दिया हुआ है, यानी कि लिखेंगे फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या मिल जाता है? एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब हम एक्स का वैल्यू रखेंगे। एक्स इक्वल टू क्या रखें? इसमें जेड में जो है वही रखना है, यानी कि सबसे पहले 0 रख लो। 0 रखोगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि 0 किससे ऐड हो गया? 0 से ऐड हो गया। ठीक, उसके बाद देखो x इक्वल टू क्या रखोगे? इसी में से कुछ रखो, जैसे 1 रख लो। जब 1 रखोगे तो यहाँ पर रख लो ना 1, यहाँ पर 0 रखोगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 किससे ऐड हो गया? 1 से। ध्यान से देखना, 1 ऐड हो गया 1 से। अब देखो क्या होगा, अब जो है x इक्वल टू जैसे 1 रखे हो, ऐसे x इक्वल टू -1 भी रख लो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये स्क्वायर है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये भी हो गया। ठीक, अब देखो y x इक्वल टू -1 किससे जुड़ा? 1 से, यानी कि -1 किससे जुड़ गया? -1 भी 1 से जुड़ गया। ठीक है, ये देखो। अब चलो x इक्वल टू 2 रख लो, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। देखो x इक्वल टू 2 रख लिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, यानी कि 2 रखे हैं तो यहाँ पर 4 तो लिखे नहीं है, तो लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं चेक करेंगे, यही चेक करेंगे। ठीक है, ये हो गया 4, यानी कि 2 किससे ऐड हो गया? 2 ऐड हो गया 4 से। ठीक, उसके बाद x इक्वल टू -2 रख लो। -2 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 4। यहाँ रख रहे हो -2, तो 2 टू दी पावर 2 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वास्तव में -2 भी किससे ऐड हो गया? -2 ऐड हो गया 4 से। ठीक है, अब ध्यान से हमारी बात सुनो। जो भाषा पिछली बार लिखे थे वही भाषा लिख देते हैं कि उपरोक्त से, है ना, जैसे लिखे थे कि उपरोक्त से मतलब कहाँ से? यहाँ से। ऐसी बहुत सी संख्या में 3 रखोगे, -3 रखोगे तो वो किससे ऐड होगा? 9 से ऐड होगा, तो ऊपर सभी संख्याएं बच जाएंगी। और एक चीज नोट करो, चाहे प्लस में वैल्यू रखो चाहे माइनस में वैल्यू रखो, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्लस में बन रहा है। देखो -2 का प्रतिबिंब +4, 2 का प्रतिबिंब +4, -1 का प्रतिबिंब +1, +1 का +1, ऐसे ही -3 का रखते तो 9 आता, और 3 का रखते तो 9 आता, तो उसका भी प्रतिबिंब ऐसे ही बनता। ठीक है, अब ध्यान से हमारी बात सुनो, लिख देते हैं कि उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, देखो पिछली बार भी ऐसे लिखे थे तो अब की बार भी ऐसे ही लिख देते हैं कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि, यहाँ डोमेन ऑफ एफ में देख रहे हो ना, यहाँ डोमेन ऑफ एफ में, या डोमेन ऑफ एफ के, डोमेन ऑफ एफ के, देखो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयवों का किसमें? को डोमेन ऑफ एफ में, को डोमेन ऑफ एफ में एक
देखो ध्यान से, एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। देखो पिछली बार क्या लिखे थे, यही लिखे थे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि डोमेन ऑफ एफ के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन ऑफ एफ में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब है लिखे थे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं है, क्योंकि देखो नहीं है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ देख लो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि -2 का 4 है, 2 का भी 4 है, तो एक निश्चित, यानी कि -2 का 4 है और 2 का भी 4 आ रहा है, तो ये निश्चित कहाँ हुआ, इसका अलग अलग अवयव होता तो निश्चित होता। और पहली बात ये अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय मतलब क्या होता है कि -2 का जो है वह और किसी का नहीं होगा। -2 का जो प्रतिबिंब है वह और किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा। 2 का जो प्रतिबिंब है वह और किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वह क्या कहलाता है, अद्वितीय कहलाता है। तो यहाँ अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बना। अगर अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बना तो लिखेंगे कि अतः फलन f क्या है, फलन f जो है एकाएक नहीं है। एकाएक या एकाएकी को और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ये लिख दे रहे हैं इंजेक्टिव। अभी यहाँ कुछ और लिखेंगे, एकाएकी या इंजेक्टिव नहीं है। ये हो गया पहला पार्ट, कह सकते हैं। यहाँ जैसे हेडिंग डाले थे ना, ऐसे हेडिंग डालकर भी लिख सकते हो कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि डोमेन ऑफ एफ के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन ऑफ एफ में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन एफ क्या है, एकाएकी या इंजेक्टिव नहीं है। यानी कि यह फलन जो है एकाएकी नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे आच्छादी। तो आच्छादी को और क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सर्जेक्टिव है कि नहीं, ये चेक करते हैं। सर्जेक्टिव होता क्या है, सर्जेक्टिव में हमने बताया था अभी कि जब कोडोमेन ऑफ एफ का प्रत्येक अवयव रेंज ऑफ एफ हो जाए तब वह क्या होता है, आच्छादक होता है। नहीं तो आच्छादक नहीं होगा तो क्या हो जाता है, अंतःक्षेपी हो जाता है। तो इसमें भी भाषा लिखना है। देखो भाषा लिखकर ही स्पष्ट करो, यही सही है, ठीक है, और यही समझ पाओगे। इस प्रक्रिया से ही समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है। तो देखो हम दिखा रहे हैं कि ये एक का एक से नहीं, एक का देखो अनेक का एक से संबंध है। जब एक का एक से होता तब एकाएकी होता, या तो अनेक का एक से संबंध है तो यह क्या है, एकाएकी नहीं होगा। स्पष्ट हो गया, डायरेक्टली स्पष्ट हो गया। अब आच्छादी के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि सह प्रांत में कुछ हो। यहाँ देखो, यहाँ जो है सह प्रांत को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। यहाँ कोडोमेन ऑफ एफ के ऋणात्मक अवयव देखो ध्यान से, यहाँ कोडोमेन का जो ऋणात्मक अवयव है, हमने भाषा ही बदल दिया ना, पिछली बार कुछ और लिखे थे। और ऐसे लिख सकते हो, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि यहाँ कोडोमेन ऑफ एफ के ऋणात्मक अवयव, वैसे 2 भी तो नहीं मिल रहा ना, बताओ 2, 3 ये सभी रिक्त मतलब खाली अवयव हैं कि नहीं है, मतलब किसी के प्रतिबिंब नहीं है। तो हम जैसे पिछली बार लिखे थे कि यहाँ कोडोमेन ऑफ एफ के कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, वही लिख देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लिख दे रहे हैं कि यहाँ डोमेन ऑफ एफ के कुछ अवयव जैसे कौन कौन, -2, -3 ऐसे लिख सकते हो ना, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे इत्यादि लिख सकते हो। ये सब लिखना नहीं चाहिए। तो कुछ अवयव देख रहे हो यहाँ पर क्या है, कुछ अवयव जो है डोमेन ऑफ एफ के प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात कोडोमेन का कोई ना कोई अवयव जरूर है जो बच गया है, जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और डायरेक्टली लिख देंगे अतः, या देखो एक चीज कहो, एक लाइन और बढ़ा दें, अर्थात करके लिख दे रहे, अर्थात डोमेन, देखो डोमेन ऑफ एफ, को डोमेन ऑफ एफ रहेगा ना, को डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। ऐसे भी लिख सकते हो कि कोडोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है, कोडोमेन का सभी अवयव
रेंज नहीं है। अगर कोडोमेन का सभी अवयव रेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आच्छादी नहीं है। ये भी लिख सकते हो जो अभी अभी लिखे हैं। भाषा फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे भाषा ही अनिवार्य है तो इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही लिखो। यहाँ पर अभी अभी जो हमने बताया है वो भी लिख सकते हो कि यहाँ कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, यहाँ कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फलन क्या है, आच्छादी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ये अर्थात लिखने की जरूरत नहीं। जब ऊपर भाषा लिख दो प्रतिबिंब नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो कि अतः एफ जो है आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है, आच्छादी मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, बस इतना लिखना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी कि पार्ट नंबर 3 के साथ। थैंक यू।